नमस्कार। जोहार। मैं आज वर्ग नवम के चौथे अध्याय जलवायु के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। तो छात्रों ध्यान देंगे, जलवायु क्या है, किससे कहते हैं, जलवायु को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। तो छात्रों यहाँ ध्यान देंगे, जलवायु को क्लाइमेट कहा जाता है। तो क्लाइमेट क्या है या इस चैप्टर में क्या पढ़ने हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो इस जलवायु नामक चैप्टर में मुख्य रूप से 6 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम परिचय, सेकेंड जलवायु नियंत्रण, थर्ड जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, 4 भारतीय मानसून, 5 ऋतुएं, 6 मानसून एक एकीकृत बंधन के रूप में। तो छात्रों यहाँ हम लोग एक एक करके सविस्तार देखते जाएंगे कि जलवायु का क्या परिचय है, जलवायु नियंत्रण कैसे होता है, वन बाय वन करके विस्तार पूर्वक डिटेल में देखते जाएंगे, अध्ययन करते जाएंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं परिचय के बारे में कि जलवायु क्या है, जलवायु किसे कहते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जलवायु एक बड़े क्षेत्र में लंबी अवधि 30 वर्षों से अधिक के लिए मौसम की स्थिति और विविधताओं के कुल योग को संदर्भित करता है, जिससे हम लोग जलवायु कहते हैं। तो छात्रों यहाँ जलवायु किसी स्थान विशेष पर लंबी समय के लिए, लंबी अवधि के लिए दर्शाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मौसम किसी क्षेत्र में किसी भी समय वातावरण की स्थिति को दर्शाता है, उसको हम लोग मौसम कहते हैं। अर्थात जलवायु और मौसम एक दूसरे के पूरक है। जलवायु का समय लंबे अवधि तक चलता है और मौसम का अवधि बहुत कम समय तक कुछ ही क्षणों में चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं मौसम और जलवायु के प्रमुख तत्व, कौन कौन सा प्रमुख तत्व है जो जलवायु को और मौसम को प्रभावित करते हैं। इसमें सर्वप्रथम आता है तापमान, सेकेंड में आता है वायुमंडलीय दबाव, थर्ड में हवा, 4 में आर्द्रता, 5 में वर्षा। तो ये सभी जलवायु के लिए प्रमुख तत्व हुए। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला में जलवायु नियंत्रण। किसी भी स्थान की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रण होते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है अक्षांश, नेक्स्ट ऊंचाई, नेक्स्ट दबाव एवं पवन प्रणाली, नेक्स्ट समुद्र से दूरी महाद्वीपीय, नेक्स्ट महासागरीय धाराएं, नेक्स्ट राहत सुविधाएं। इन सभी नियंत्रण के लिए, जलवायु नियंत्रण के लिए प्रमुख कारक के रूप में है। तो इसको नेक्स्ट देखेंगे कि जलवायु को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका मुख्य रूप से 3 कारक हैं, अक्षांश, ऊंचाई, दाब और पवन। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि अक्षांश में इसका क्या महत्व है। कर्क रेखा के मध्य होकर गुजरती है। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित आधा देश उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और आधा दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। तो जैसे जैसे कर्क रेखा या भूमध्य रेखा है, वहां का तापमान तेज पड़ता है और जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में क्रमशः कमी होते जाता है और अंतिम छोर पर तापमान शून्य हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बर्फ का इलाका हो गया। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ऐसा स्थिति देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ऊंचाई। हिमालय मध्य एशिया से आने वाले ठंडी हवाओं को उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है
मध्य एशिया की तुलना में सर्दियों को हल्का बनाता है, अर्थात जो ऊंचे स्थान पर है वहां पर ठंड के दिनों में ठंड अधिक और गर्मी के दिनों में गर्मी कम लगती है। क्योंकि वहां जो सर्दी के दिन में ठंडी हवा बहा करती है उसको वह मध्य हिमालय रोकने का काम करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दबाव और हवाएं। भारत में जलवायु और संबंधित मौसम की स्थिति को नियंत्रित करने वाली वायुमंडलीय स्थितियां हैं। दबाव और सतही हवाएं, ऊपरी वायु परिसंचरण, पश्चिमी चक्रवाती गड़बड़ी और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये सभी हवा का प्रभाव हमारी जलवायु पर पड़ता है और उसके आधार पर जलवायु में परिवर्तन होता है और मौसम में भी परिवर्तन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऊपरी वायु परिसंचरण। वायुमंडल के उच्च स्तर पर पश्चिमी प्रवाह का प्रभुत्व है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेट स्ट्रीम है। समुद्र में जो स्पेशल धारा होती है जिसको जेट धारा या जेट स्ट्रीम कहा जाता है, ये स्ट्रीम क्षोभमंडल और समताप के बीच संक्रमण है में ऊंचाई वाले पश्चिमी हवाओं की एक संकीर्ण पेटी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जेट धारा क्या है। जेट धारा के संबंध में ऐसा बताया जा रहा है कि जेट धारा एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभमंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इसकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं प्रमुख है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ जो सर्दियों के महीनों में के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम से भारतीय उप महाद्वीप में प्रवेश करती है, भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं और पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा भारत में लाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के ऊपर उत्पन्न होता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मानसून के दौरान और साथ ही अक्टूबर नवंबर में होते हैं और पूर्वी प्रवाह का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये रहा पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ क्या है। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। वे प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मानसूनों महीनों के साथ साथ अक्टूबर नवंबर महीनों में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्या आप अपने आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में पढ़ा है या सुना है? ये अधिकतर देखने को मिलते रहता है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटवर्ती भागों में। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोरियालिस बल। कोरियालिस बल क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। यहां परिभाषा के तौर पर बताया जा रहा है
कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहा जाता है। इस बल के कारण पवने उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि कोरियालिस बल को गहनता से अध्ययन करते हुए एक फेरेल भूगोलवेत्ता ने एक नियम लागू कर दिया, जिसका नाम यहां दिया गया है फेरेल का नियम। इस नियम के तहत पवन के बहाव उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी की ओर और दाहिनी गोलार्ध में बाईं की ओर विक्षेपित हो जाती है। यही इसका मुख्य नियम है। तो छात्रों, यहां पूछा जाता है कि फेरेल का नियम किससे कहते हैं या फेरेल का नियम क्या है। तो छात्रों, सभी छात्रों को बताना पड़ेगा कि जो भी पवनों का बहाव होता है उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और पश्चिमी गोलार्ध में बाईं ओर ही विक्षेपित होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा मौसिम से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मौसम का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होते रहता है। जिस प्रकार का ऋतु आया उसी प्रकार का मानसून पाया जाता है या मौसम होता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी का मौसम, शीत ऋतु में ठंडे का मौसम और वर्षा ऋतु में ये दोनों का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारतीय मानसून। भारतीय मानसून क्या है, तो हम लोग गौर करेंगे तो भारतीय मानसून एक प्रकार का मौसमी हवा है, जो मौसम के परिवर्तन के साथ अपने प्रवाह की दिशा को उलट देती है। अर्थात मानसून पवन की बहाव एक ही दिशा की ओर नहीं होती रहती है, इसका दिशा में हमेशा परिवर्तन होती रहती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये मानसून पवन हमारे देश के जिस भाग में, जिस प्रदेश में, जिस क्षेत्र में बहाव करती है वहां पर काफी मात्रा में, अधिक मात्रा में वर्षा भी होते जाती है। और जहां पर ये मानसून पवन का बहाव नहीं हो पाता है वहां पर वर्षा नहीं के बराबर होती है, नगण्य होती है, शून्य के बराबर होती है। तो छात्रों, यहां हम लोग देखेंगे भारत की जलवायु हवाओं से अधिक प्रभावित होती रहती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय मानसून के क्षेत्र तंत्र को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित सविस्तार पूर्वक जानेंगे। तो देखने के लिए सबों को थैंक यू टू ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।